अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बात यह है के साथ मैं हूं शफक शहजाद। नाज़रीन, वतन अजीज़ के माशी हालात दिन ब दिन अबतर होते चले जा रहे हैं। हर तरफ मुफलिसी और मायूसी के डेरे हैं। माशरा दो तबकों में तकसीम हो चुका है और महंगाई ने आम आवाम का जीना भी दोभर कर दिया है। नए साल की आमद है, कोई रोटी से मजबूर है तो किसी पर डाइटिंग का जुनून सवार है। किसी को खर्च करने के लिए बहाने दरकार हैं तो किसी के लिए आमदन के जराए नापैद हैं। कोई नेमतों के अंबार के बावजूद खाने से कासिर है तो कोई जान जोखों में डालकर भी कमाने में नाकाम है। वसाइल और मौक़े की गैर मुनसिफाना तकसीम और समाजी नाइंसाफियाँ गरीब को जिंदा दरगोर और अमीर को होशरुबा तरक्की से हमकिनार कर रही हैं। तबकाती तकसीम दर तकसीम का बाइस है। महरूम तबका अक्सरियत में होने के बावजूद नस्ल दर नस्ल महरूम है, जबकि उनकी महरूमियों के जिम्मेदारों की अगली कई नस्लें संवर चुकी हैं। नाज़रीन, आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब हैं। सियासी जोड़ तोड़ में तेज़ी है, सियासी माहौल गर्म है। सिंध एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। NA 242 से उम्मीदवार कौन होगा? शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने हैं और तीर ने दो पतंगें भी काटनी हैं। रज़ा हारून, अनीस एडवोकेट जियाले बन गए हैं। अब सवाल ये है कि बिगड़ते सियासी इत्तेहादों से आम आदमी की किस्मत भी बदल पाएगी या नहीं, या महरूम तबका अक्सरियत में होने के बावजूद नस्ल दर नस्ल महरूम ही रहेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि PTI के इंतखाबात में सरप्राइज देने की तैयारियां हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला भी कर लिया है। अब सवाल यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? PTI आम इंतखाबात बल्ले के निशान पर लड़ पाएगी या नहीं? फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि लम्हा शुमार करते 2023 भी हाथ से गया। नया साल, नए ख्याल, 2024 से क्या उम्मीदें वाबस्ता और क्या साल नौ अर्ज़ वतन के लिए उम्मीद की किरण साबित हो पाएगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसी पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। पैनल पे हमें ज्वाइन किया नसीर वागा साहब ने, सलमान आबिद साहब ने, राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ आसमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले तो सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात सर पर हैं और सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी तेज़ी आ रही है। कहीं इत्तेहाद बन रहा है, कहीं टूट रहा है, मगर सवाल फिर वही है हमारा कि क्या इससे आम आदमी को भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त तो आम आदमी की कोई सियासत नहीं हो रही। आम आदमी को तो सियासी जमातों ने सियासी बुनियादों पर, जज्बाती बुनियादों पर उनका इस्तेसाल किया है। सियासी इस्तेसाल भी किया और माशी इस्तेसाल भी किया है। अब आप देख लीजिए, इस वक्त इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है और सियासी जमातें बड़ी सरगर्म है इंतखाबात लड़ने के लिए, लेकिन आपको सियासी जमातों के मंशूर अभी तक नजर नहीं आ रहे और ना ही आपको बड़ा कोई ठोस होमवर्क नजर आ रहा है कि सियासी जमातों ने माशी हालात की दुरुस्तगी के लिए, नए रोजगार को पैदा करने के लिए, महंगाई के जिनको बंद करने के लिए और लोगों के बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए कोई बड़ा रोड मैप दिया हो। क्योंकि सबके पास बड़े बड़े दावे जरूर हैं। इसी तरह से इमरान खान ने जब पिछली दफा बड़े बड़े वादे किए थे, इतने घर बना दूंगा, इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा, तो अब बिलावल भुट्टो भी उस दौड़ में शामिल हो गए हैं। वो भी बड़ी जज्बाती किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और PMLN भी उसी तरह की गुफ्तगू कर रही है कि हम आएंगे तो बहुत कुछ बदल देंगे। हालांकि PMLN को जब 16 माह का इख्तियार मिला तो उस वक्त भी कहा था कि हम अगले 3 महीने के अंदर पूरे मुल्क की तकदीर बदल देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इसलिए पाकिस्तान की आम आदमी का मुकदमा, हमारी आज की जो सियासत है और जो जमहूरियत है और जो इंतखाबात है, उसमें पहले भी कमजोर था, ये और मजीद कमजोर हुआ है। इस वक्त तो लड़ाई जो है वो इक्तदार की ताकत की है। सियासी जमातों के अंदर जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं, खानदानों में जो टिकटों की बंदर बांट हो रही है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत दिखाई जा रही है, ये सारा खेल जाहिर करता है कि हम अपने ताकत के खेल के साथ जुड़े हुए हैं। हमें इस वक्त अपना इक्तदार चाहिए, अपने खानदान का इक्तदार चाहिए और अपने अपने जो कारोबारी मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक्तदार का रास्ता इख्तियार करना है। इसलिए मुझे लगता ये है, ये इंतखाबात भी हो जाएंगे माजी की तरह, लेकिन आम आदमी की हालत ज़ार कैसे बदलेगी, इस पर एक सवालिया निशान रहेगा और सियासी जमातों के पास हमें इसका कोई बड़ा जवाब नजर भी नहीं आ रहा और ना ही हमें कोई उस तरह की तरजीहात और उस तरह की कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नजर आ रही है कि ये आम आदमी की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। इनके पास कोई रोड मैप है, इनके पास कोई एक ऐसा मंसूबा है जो लोगों की जिंदगियों में बुनियादी नौयत की सियासी, समाजी और माशी तब्दीलियां ला सके। इसलिए यही वजह है कि हमारे यहाँ जो आम आदमी है उसकी लाताल्लुकी भी नजर आती है सियासी निजाम के साथ।
जमहूरियत के साथ और इंतखाबात के साथ ज्यादातर लोग जो है बरादरियों की बुनियाद पे वोट देते हैं, जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे वोट देते हैं, या जिसे कहते हैं अपने मफादात के तहत। सियासत और जमहूरियत का मफाद तो बहुत पीछे रह गया है। और आप देख लीजिए सियासी जमातें जिस तरह का बिहेवियर कर रही हैं, इस वक्त एक ब्लेम गेम है, इल्जाम तराशियों की सियासत है। कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को दुश्मन कह रहा है, कोई किसी को चोर कहेगा, कोई किसी को डाकू कहेगा। लेकिन आम आदमी की हालत कैसे बदलनी है, इसका कोई जवाब सियासी जमातों के पास फिलहाल हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। आम आदमी की किस्मत कैसे बदलनी है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वागा साहब, आप कैसे रीड करें सारी सिचुएशन को? सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी तेज़ी देखी जा रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन कल जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की एमक्यूएम से, उसमें सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के थी, लेकिन वो हो नहीं पाई है। क्या लग रहा है, हो पाएगी? हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? असल में सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना खेल खेल रही हैं। मुस्लिम लीग नून का ये जो सीट एडजस्टमेंट का ख्याल था एमक्यूएम के साथ कराची में, मुझे ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि सियासी जमातों के अंदर खुद इतनी बेयकीनी की हालत है कि उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि हमारा किस हलके में जीतने के इम्कानात हैं, हमारी क्या सियासी पोजीशन है और क्या होने वाला है। उसकी एक वजह तो आप ये देखें कि पूरे मुल्क के अंदर जो तायद कुनंदगान और कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों के साथ जो कुछ होता रहा है, उसमें कितनी गैर यकीनी सूरत हाल सामने आई। मैं हैरान हुआ आज एक खबर सुन के कि पाकिस्तान के एक हलके में जो तायद कुनंदगान थे वो झाड़ू फेरने वाले बन के, यानी खाकरूब बनकर उस अदालत में गए और वहां जाके उन्होंने दस्तखत किए। जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, आप वहां की जमहूरियत से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या उम्मीदें अवाम लगा सकती है। ये हमारे लिए इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि अवाम के लिए तो आज तक जमहूरियत ने, मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, इस जमहूरियत ने अवाम को कुछ नहीं दिया। वो सियासी खास लोग जो हुक्मरान बनना चाहते हैं, उन्होंने ही आज तक अपनी दौलत में इजाफा किया। मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान के अवाम की कोई सूरत हाल बेहतर हुई हो, उनको कोई दवाई की सूरत हाल हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, पुलिस जो कुछ कर रही है, डीएमजी ग्रुप जो कुछ कर रहा है, और दूसरे बड़े इदारे इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं। इतने करीब इंतखाबात होने के बावजूद मुल्क के अंदर इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसने हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। खुदारा तमाम जो सियासतदान हैं वो अपनी सीटों के पीछे तो भाग रहे हैं कि हमने कहां से जीतना है, कहां हमारा क्या बनेगा, और किसको किसके साथ बैठ के हम जीतने के किसी तरीके से चक्कर चला लें। लेकिन आज भी आप अवाम की सूरत हाल देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने कितने सालों से हुकूमतें की हैं, उसमें पीटीआई भी शामिल है, उसमें नून लीग अभी हाल ही में 16 माह मुसलसल हुकूमत करके गई है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी सिंध के हालात के भाई देखना यह है कि ये जो मंशूर है ना, ये कागज का टुकड़ा, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सामने रखती हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। आज तक मुझे बताइए किसी पार्टी ने अपने मंशूर पर अमल दरामद किया हो? जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब आज तक फरमाते रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मुझे बताइए। खुदारा शहरों को मत देखिए, दूर दराज इलाकों देहात में जाएं, वहां देखें लोगों की क्या जिंदगी है। कहीं दवाई नहीं है, कहीं एक गोली नहीं किसी को मिल रही, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं। लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, लोगों की कोई ना जिंदगी है, ना लोगों के पास एजुकेशन है, ना वहाँ स्कूल है, ना हेल्थ है। मुझे बताएं फिर 76 साल में हमने क्या किया है? फिर हम जमहूरियत की तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन खुदारा हमारे सियासतदान जब तक इस जमहूरियत को अवाम की हालत बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कभी हालात इन गरीब लोगों के नहीं बदल सकते। यहाँ तो महज हुक्मरान तबका आता है, अपनी दौलत में इजाफा करता है, वो कोई भी हुक्मरान तबका हो, अपनी दौलत में इजाफा करता है और अपना वक्त पूरा करके चलता बिना। अगले साल अगले इंतखाबात फिर एक दफा दोबारा जो है वो आके अवाम के साथ मीठी मीठी बातें, उनको चकमे देना, उनसे बातें करना कि जी हम आपके लिए ये कर, कभी अवाम ने इन लोगों से ये पूछा और उसके बाद अमल कोई भी नहीं है। ठीक है वागा साहब, आपका पॉइंट आ गया। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं।
आमिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इंतखाबात की सियासत चल रही है, इंतखाबात सर पर हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं कि कहीं पर इत्तेहाद बन रहा है, कहीं पर टूट रहा है, गहमा गहमी है सियासी मैदान में। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी सिचुएशन में, इन सब चीज़ों से एक आम आदमी की भी किस्मत बदल पाएगी? आमिर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आमिर साहब, आपका माइक म्यूट है, माइक को ऑन कर लें काइंडली। जी हेलो, जी आवाज आ जी रही है जी आपको? जी, आवाज़ आ रही है। जी, असल में देखिए जी, ये बड़ा पर्टिनेंट आपने बात की और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतखाबात या इलेक्शंस एक एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें सियासतदान और आवाम उनके दरमियान एक डायलॉग, एक सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अब का खासकर जो ये हमारा प्रोसेस है इंतखाबात का, इसमें आवाम को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सियासतदान आवाम की तरफ देखने की बजाय कहीं और देख रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस शशोपंज में हैं कि जी ये जो कुर्सी है इसको हमने हासिल करना है, और कुर्सी को हासिल करने के लिए वो ये नहीं देख रहे कि हमने पब्लिक में जाके किस तरीके से पब्लिक का वोट हासिल करना है। अनफॉर्चुनेटली वो ये देख रहे हैं कि जी हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना है, किसको नुकसान पहुंचाना है, और किस तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक इस कुर्सी तक पहुंचना है। तो इसको इंतखाबात जैसे किसी महज़ब माशरे में इंतखाबात या इलेक्शंस जिस प्रोसेस का नाम है, ये जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ जो हो रहा है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली ये उससे इंतहाई डिफरेंट किस्म का एक प्रोसेस, एक अमल शुरू है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो अदारे हैं, चाहे उसमें अदालतें हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उसमें हमारी इंतज़ामी जौन सी एग्जीक्यूटिव है वो हो, तो आप सबको देखेंगे कि वो उस प्रोसेस को एक अननेचुरल किस्म के तरीके से लेके चल रहे हैं, कि जो कि नॉर्मली या जो डिफाइंड रूल्स हैं या जो कानून है उसके मुताबिक नहीं हो रहा। आपने कभी किसी मुल्क में देखा कि जी इंतखाब जब हो रहे हों और विद इन 30 डेज या 40 डेज के आप टाइम स्पैन में आ जाएं, तो वहां पे अभी तक इलेक्शन वाले को ये नहीं पता कि उसने किस पार्टी से खड़ा होना है। उसको ये एक डाउट है कि जी उसका इंतखाबी निशान क्या होगा। अवाम को ये नहीं पता कि जी उन्होंने जिस पार्टी को देना है, क्या वो पार्टी जोन सी है वो इंडिपेंडेंट लड़ी है, क्या उसकी किसी के साथ अलायंस है, क्या अगर आज पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो अवाम को अभी तक ये नहीं पता कि जी क्या इलेक्शंस के बाद ये दोनों मिल के वजीर आजम लेंगे, क्योंकि अवाम को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अवाम की इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन में जो है, अनफॉर्चुनेटली वो या तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज खुद इन्वॉल्व नहीं कर रही, या फिर उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इस प्रोसेस से दूर रहें। कि जैसे अभी जिक्र हुआ कि जी इलेक्शन जो आपके प्रपोजर्स, सेकेंडर्स, इवन जो कैंडिडेट्स है, अब क्या वजह है कि एक कैंडिडेट अगर अपनी स्क्रूटनी के लिए नहीं जा सकता, तो वो फिर काहे का ये इलेक्शंस हो रहे हैं, किस किस्म के हो रहे हैं। हमने ये तो माजी में देखा कि ऑब्जेक्शंस आते थे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे आते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, किसी ने जो हमने देखा मेजॉरिटी से, और जो एक पिछली रूलिंग पार्टी थी उसका हम ये देख रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए, अपने पेपर्स जमा कराने के लिए पहले तो जमानत कबल गिरफ्तारी लेनी पड़ती है, उसे अदालतों में जाना पड़ता है, फिर उसने अपने प्रपोजर सेकेंडर्स को संभालना होता है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। फिर जो एक पार्टी है उसको ये नहीं पता कि उसकी पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन के इत्तेहाद होते थे, ये इत्तेहाद किस बुनियाद पे बन रहे हैं, क्या कोई वहां पे जोड़ तोड़ है। बलूचिस्तान को अगर आप देखते हैं तो बलूचिस्तान में अभी तक यकीन कीजिए कि 1 महीना पहले एक शख्स पीपल्स पार्टी में जा रहा था, वही शख्स उठ के 15 दिन बाद वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहा है, वही शख्स है।
और अब वो हैरान है कि उसने वो पहला काम सही किया था या नून ज्वाइन करके सही किया था। इसी अंदाज में जो पंजाब में हम देखें कि वहां पे भी अलायंसेस की जी सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। सीट एडजस्टमेंट वो ये नहीं देख के कर रहे कि जी हमको अगर यहाँ पे हम इनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो दूसरी जगह ये हमें वोट दिलाएंगे। वो ये देख रहे हैं कि अगर हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में कल को जो हुकूमत बनेगी उसमें हमें कितना ब्लैकमेल किया जाएगा, हमें कितना प्रेशराइज किया जाएगा। तो ऑल टुगेदर आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अब की बार इंतखाबात होने जा रहे हैं, ऐसे इंतखाबात कम से कम मैंने नहीं देखा जिसमें ये वाला सिलसिला हो। बिल्कुल इसीलिए ऐसी ये बड़ी अवाम की कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। ठीक है, आसमा वदूद साहिबा, आपसे भी सवाल ये है कि कुर्सी की जंग है, सियासतदानों को तो कुर्सी मिल जाएगी, अवाम को क्या मिलेगा? देखिए जी, ये एक पहली दफा ऐसा वेंचर हो रहा है जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मेजॉरिटी चाहती हैं कि अवाम को इलेक्शन से दूर रखा जाए। ये जमहूर के बिना जमहूरियत का एक नया फार्मूला वो डिवाइस करना चाह रहे हैं। हम सब लोगों ने स्कूलों में, हमारे क्लासेस में एक ऐसा करेक्टर ज़रूर होता था, अगर आप रिकॉल करें ना, उसकी आइडियोलॉजी पे एक करेक्टर होता था, मिस मिस मिस, इसे देखें मिस। वो वाला करेक्टर जो है ना, वो हमारी पॉलिटिकल इस डायनामिक्स को डोमिनेट कर रहा है। हम अपनी पॉलिटिकल विजन नहीं दे सक रहे, हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं दे सक रहे, हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर सक रहे, हम इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सक रहे। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने एक ऐसा अवतार बनाया हुआ है कि इफ वी हैव अलायंस विद द पावर, हाउ वी कैन कम इनटू पावर, ये फॉर्मूला कभी भी नहीं चलता, कभी भी नहीं चला, दुनिया में नहीं चला। जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसका भी इंटरेस्ट आपका मुल्क होता है, आपकी आवाम होती है, वो ए पॉलिटिकल होती है, वो किसी ठीक है आसमा साहिबा, मेरा ख्याल है आवाज़ का कोई इशू बन रहा है। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पीटीआई को जो दरपेश मुश्किलात हैं और क्या बल्ले का निशान उनको मिल पाएगा या नहीं, और वो जो उनके लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवात हैं वो कैसे दूर होंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हो रही, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि बढ़ती जा रही हैं, तो ये गलत ना होगा। एक जानिब इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई को अदलिया से अभी भी रिलीफ मिलने की और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की तवक्को भी है। तो सवाल हमारा ये है बुनियादी के बल्ले का निशान क्या पीटीआई को मिल पाएगा या नहीं। आसमा साहिबा, आप कैसे देख रही हैं ये जो एक माहौल बन रहा है, जिस तरह इंतज़ामिया क्रैकडाउन कर रही है लेकिन अदलिया से अभी भी रिलीफ मिलने की उम्मीद बाकी है, तो बल्ला मिल पाएगा? क्योंकि 13 जनवरी की डेट जो है वो लास्ट डेट है। देखिए जी, बेसिकली आपकी अदलिया से ही हर किसी को उम्मीद होती है और वही फाइनल रिजॉर्ट रह गया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने देखी है ना, उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। बल्ले को पॉलिटिकल रेस से दूर करने का मतलब यह है कि आप अपनी एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ वोटर्स, अपनी एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अपनी आवाम का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक, उसे पॉलिटिकल रेस से आप दूर कर देंगे। फॉर दैट मैटर, अगर हम एक बहुत आइडियल सिचुएशन में भी जाते हैं कि पीटीआई के पास इसका कोई प्लान बी सी डी अवेलेबल हो सकता है वो अगर इस सिचुएशन में खुद को किसी और पार्टी के साथ अलाइन करके आगे प्रोसीड करें। तो मुझे ये बताइए कि इस पूरी सिनेरियो को एग्जीक्यूट करने का क्या फ़ायदा रह जाएगा। खान साहब की सियासत को 22 साल लगे थे अपने लिए एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर रिकग्नाइज होने में लोगों के दरमियान। केयर टेकर हुकूमत ने और पीडीएम की हुकूमत ने चंद महीनों में उन्हें पॉलिटिकल लेजेंड बना दिया। अल्लाह सेहत लंबी जिंदगी दे हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, पीपल पार्टी के, पीटीआई के, आपके नून लीग की और सारे पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि इनके साथ अवाम की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर खान साहब नहीं भी रहते तो आपका क्या ख्याल है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बल्ले के साथ ख़त्म हो जाएगी? भुट्टो की बरकत से अभी भी पीपल पार्टी जिंदा है। खान साहब की भी पॉलिटिकल लेगेसी विल गो अ लॉन्ग वे। तो ये सब इंडेवर्स बहुत लाहासिल है, ये सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस को डिरेल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, उसे मजीद कॉम्प्लिकेटेड करने के अलावा इट विल सर्व नो पर्पस।
सिर्फ एक ही पर्पस यहाँ पे काम आ सकता है कि अवाम के साथ कनेक्ट किया जाए, अवाम को कन्विंस किया जाए। अगर अवाम आपके साथ कन्विंस हो जाते हैं, उनके साथ वो कनेक्शन आपका डेवलप हो जाता है जो आप चाहते हैं, तो फिर सत्ते खैरा है। लेकिन अगर नहीं होता तो इस किस्म के कोई भी इंडेवर्स आपको रिवॉर्ड नहीं कर सकते। वोट खान साहब का है, खान साहब किसी को भी अगर सपोर्ट कर देंगे ना तो अवाम विल अडहेयर टू हिज डिसीजन। लेकिन अगर आप इस तरीके से मनूवर करेंगे जहां पे लोगों को भी समझ आ रही है कि बेसिक फियर हमारा है, बेसिक फियर क्या है कि जो वोटर या जो सपोर्टर बगैर बिरयानी की प्लेट के, CD70 के, 1000 रुपए के खान साहब के जलसों में चला जाता है, वो कहीं बगैर किसी ग्राउंड अरेंजमेंट के, बिल्कुल ब्रोकन PTI के होते हुए ऑन ग्राउंड लेवल कहीं वो वोट देने ना पहुंच जाए। ये एक फियर है और इसको अवॉइड करने के लिए सारा कुछ मनूवर किया जा रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अगर कुछ काम करेगा वो ये है कि अवाम के साथ कनेक्ट किया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए। बहुत सारे फैक्टर्स भी तो है ना, क्योंकि हम देखें हमारी पाकिस्तानी जो इंतखाबी सियासत है ना, उसकी एक एनालॉजी है जो कि पूरी चेंज है। हम देखते हैं कि लोग बरादरी की बुनियाद पर वोट देते हैं, फिर इलेक्टेबल्स का भी अपना एक वोट बैंक है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर PTI में लैग करेंगी तो फिर कैसे वोट पड़ेगा? देखिए, PTI ने तो सारा डायनामिक्स ही तब्दील कर दिया ना। PTI ने कह दें या ओपोनेंट्स की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी ने जिसने सर्व PTI को किया। PTI ने अब पूरा डायनामिक्स ऐसे तब्दील कर दिया कि उनकी फर्स्ट ईयर लीडर खान साहब तो जेल में, सेकेंड ईयर लीडर है ही नहीं, जो है वो कहीं क्या कहते हैं अंडरग्राउंड है या फिर वो केसेस में इंटैंगल्ड है। थर्ड ईयर लीडरशिप को आपने वैसे ही आइदर यू कन्विंस देम और स्केयर देम अवे। अब उनके पास सिर्फ उनका जियाला वर्कर रह गया है, जिसको ना कभी कोई एडवांटेज मिला, ना कभी उसने कोई हुकूमतें देखी, ना कभी उसने इवन खान साहब से हाथ मिलाया भी नहीं। इवन तस्वीरें देख देख के और तकरीरें सुन सुन के वो जो एक क्रेजी वर्कर होता है ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो अब लीडरशिप में आ गया। और साथ एक लोगों का एक माइंड बनता जा रहा है। हम एक बहुत लफ्ज सुनते हैं ना, जहन साजी। वो खान साहब की तरफ से जहन साजी ओपोनेंट्स ने की, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने की, इस ओवर द बोर्ड जाके एक पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट करने ने की। खान साहब की कैंपेन खान साहब नहीं चलाते, खान साहब की कैंपेन उनके ओपोनेंट चलाते। तो ये जो एक डायनामिक्स तब्दील हुआ है ना, जहाँ लीडरशिप की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। हाँ, ये है कि अब इलेक्टेबल्स अपने लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं अपनी एक पोजीशन। कुछ हल्के अभी हम जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी इलेक्शन के लिए, कुछ हल्के हैं जहां अभी भी इलेक्टेबल्स का हैव अ सॉलिड ग्राउंड। इस वजह से नहीं कि वो इलेक्टेबल है, इस वजह से कि उन्होंने अवाम की अपने लोगों के लिए काम किया हुआ है, लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा इस दफा जो इलेक्शन होगा वो बहुत मुख्तलिफ तरीके का होगा। उसमें आप पुराने तरीके के डायनामिक्स रेयरली यू सी देम। ठीक है, इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा। ठीक है आसमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर अब्बास साहब, आपसे सवाल ये है कि अब जो दूसरा मरहला है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है। अब सवाल ये कि देखिए 13 जनवरी लास्ट डेट है, तब तक अगर बल्ले का निशान अलॉट नहीं होता तो फिर व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, ये अपील अभी तक क्लियर नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो की है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो गालिबन कोई उनके रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनको पेशावर हाई कोर्ट ने हटाया था, तो वो थी। अदरवाइज क्या वो पेशावर में DB के पास गए हैं या नहीं? बहरहाल क्वेश्चन इसमें ये उठ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दे दिया कि चले हम बल्ले का निशान नहीं देते, फैसला उन्होंने दे दिया अकबर एस बाबर और दीगर अफराद की दरख्वास्त पे कि जी इनकी जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब बात ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या लोकस स्टैंड-आई है, उनका क्या ग्रीवियंस है कि वो खुद जा रहे हैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। वो तो ये ऐसे ही है कि अगर सेशन जज एक फैसला कर दे और एक या दूसरा फ्री अपील में नहीं जाता, बल्कि वो खुद चला जाए अपील में, वो उसका तो काम खत्म हो गया, उसने फैसला कर दिया, किसी के हक में किया, किसी के खिलाफ किया। अब उन दोनों फ्री कैन की बजाय अगर वो खुद जा रहा है, तो ये क्या जाहिर करता है इलेक्शन कमीशन का? ये वही चीज जाहिर हो रही है कि जो कि कहा जा रहा है कि जनाब उसका टिल्ट जोन सा है
वो एक पार्टी को इस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की तरफ है। अदरवाइज बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कमीशन कैसे जाके इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि जी मेरे फैसले को एक हाई कोर्ट ने क्यों वो कर दिया। अगर तो इस चीज को देखा जाए, फिर बताया जाए कि क्या वजह है कि जी क्यों ये निशान नहीं दिया जा रहा, क्यों एक पार्टी को जब इतने क्लोज हम आ चुके हैं इलेक्शन के, उसको इलेक्शन के प्रोसेस जिसमें कि जो एक इंतखाबी निशान होता है, इंतखाबी निशान एक जिसको कहते हैं विजुअल इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको हम समझते हैं कि उनके मैनिफेस्टो तो शायद लोग इतने पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन जो उसका विजुअल इम्पैक्ट देने के लिए या विजुअल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस सिंबल में वो एक कैप्सूल की तरह अपनी तमाम पार्टी पॉलिसी डाल देते हैं, आप उस सिंबल को इतने क्लोज आके ले रहे हैं, आपने यही प्रोसेस करना है तो इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन के बाद आप कहिए कि जी आप जाएं अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं या जो भी कुछ भी करना है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि जिसमें अब वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि एक तरफ तो इलेक्शंस के आरओज आ गए, आपने शेड्यूल देना है, आपने डे टू डे हियरिंग और काम करना है, आप उठ के रोज चले जाते हैं 4 गाड़ियों पे झंडे लगा के अडियाला जेल में कि जी हम तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चलाने आ गए, सारा कामकाज इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस छोड़ के। तो अगेन आई वुड से कि जी ये काम अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका फर्ज है कि ना सिर्फ इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, तो उसके अपनी आईनी जिम्मेदारी क्या इस अंदाज में वो सर अंजाम दे रहा है। एंड नंबर 2 ये ज़हन में रखिए कि इलेक्शन सिर्फ 8 फरवरी का नाम नहीं है, इलेक्शन सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हमने इलेक्शन के इस प्रोसेस को बाय हुक और बाय क्रुक ले जाके 8 फरवरी को एक अनाउंसमेंट्स कर देनी है, टीवी पे एक रिजल्ट आ जाना है, बल्कि उसके बाद देखना है क्या उस इलेक्शन के नताइज की एक्सेप्टेबिलिटी अवाम में है या नहीं, क्या अवाम उस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। क्योंकि असल इशू जो आ रहा है वो यही है कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। तो क्या एक ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर इतने सवालिया निशान हो, जिसके रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं कि बाद में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी होगी, एंड ऑन टॉप उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि जी अगर एक ऐसी हुकूमत क्या चाहिए इस वक्त इस मुल्क में कि जिसको हम कह दें कि जी जो पीडीएम की फॉर्म आई थी जिसको मिक्स अचार कहा जा रहा था कि 8 यहाँ के 20 वहाँ के 25 यहाँ के, तो क्या वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी? बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर बैसाखियों वाली हुकूमत होगी तो फिर वो कितनी देर पा होगी। सलमान साहब, पीटीआई इंतखाबात में सरप्राइज़ देने की तैयारियां कर रही है और बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रही है कि हम सरप्राइज़ देंगे, कहीं पीटीआई को खुद तो कोई सरप्राइज़ नहीं मिल जाएगा। और दूसरा अहम सवाल ये है कि वो जो एमपीओ वाला मामला था उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 एमपीओ के जो ऑर्डर जारी करने हैं उनका इख्तियार ही नहीं है, ये इख्तियार तो है ही वफाकी काबीना के पास। क्या कहेंगे आप? देखिए पीटीआई के सामने 2 चैलेंज है। एक है सियासी चैलेंज कि अपने सियासी मुखालफीन को वो इंतखाबात में शिकस्त देते हैं या उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। दूसरा उनका महाज जो है वो कानूनी महाज है, जहां पर उनको काफी मुश्किलात का सामना है अदालतों के जरिए, और अदालतों के जरिए अभी वो बड़ा रिलीफ नहीं मिल पा रहा जो पीटीआई चाहती है। अभी भी ये जो इंतखाबी निशान का मामला है, बज़ाहिर ये लगता है कि डिवीजनल बेंच के फैसले के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी तरीके से कुछ लोगों की नजरबंदियां हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी खदीजा शाह साहिबा जो है वो रिहा हुई है। आज सुना है कि सनम जावेद साहिबा के बारे में भी फैसला आ सकता है, उनकी रिहाई भी मुमकिन है। उनके बेशतर लोग तो इस वक्त जेलों के अंदर है, या जैसे आपने कहा वो रुपोश हो चुके हैं, वो मंजर में नहीं है। इसलिए उनको तो कानूनी मसाइल का सामना है, क्योंकि कैंडिडेट को डर ये है कि अगर वो सामने आता है तो वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट से ज्यादा जो तजवीज कुनंदा और तायीद कुनंदा थे वही गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए पीटीआई की कानूनी मुश्किलात भी बहुत है, और जब उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो साइफर केस में उनकी जमानत होती है, और जैसे ही उनकी रिहाई का मसला आता है तो 12 नए मुकदमात के अंदर उनको उलझा दिया जाता है। और ये अजीब बात है कि जहां जहां जमानतें हो रही हैं
साथ ही पुलिस आ जाती है कि जी आपके ऊपर फला दहशतगर्दी का मुकदमा भी है और फला मुकदमा भी है। ये 6-6 7-7 महीने के बाद आकर अचानक एक नया मुकदमा सामने आना जाहिर करता है कि पीटीआई के लिए हालात वो नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त इलेक्शन हमने अपने इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। इलेक्शन कमीशन का मजमूई किरदार अगर आप देखें तो बज़ाहिर लगता है कि वो एक फरीक बन चुका है। आप निगरान हुकूमतों को देखें, पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट को, तो आपको लगेगा कि वो फरीक है, बाकायदा एक जमात की तरफ उनका झुकाव है, किसी की हमायत में और किसी की मुखालफत में। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस जब आपने इसको मुतनाज़ा बना दिया है तो कोई भी इसके नतीजे को तस्लीम नहीं करेगा। आप इलेक्शन भी करवाएंगे, हुकूमत भी बन जाएगी, लेकिन उसके बावजूद शोर शराबा, महाजराई, टकराव रहेगा, क्योंकि ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती और ना ही उससे आपकी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना उससे आपकी कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अभी तो हमने ऐसे लगता है कि जैसे इंतखाबात को मजाक बना दिया है। माजी में भी प्री पोल रिगिंग के बेशुमार वाकयात हमें देखने को मिले थे, लेकिन इस दफा तो शानदार रिकॉर्ड कायम हुए हैं। जिस तरह की प्री पोल रिगिंग हुई है, दूर खड़े। ठीक है वागा साहब, पीटीआई को सवाल तो यही है ना कि बल्ले का निशान मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि देखें 13 जनवरी लास्ट डेट है। अगर तब तक निशान अलॉट नहीं होता तो फिर उसके बाद क्या हालात बनेंगे, आप क्या देख रहे हैं? और फिर दूसरा सवाल ये है कि देखें पीटीआई के अगेंस्ट जितनी हीट बढ़ती जाएगी, आपको नहीं लगता कि उसका पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा, उनका बयानिया ही मजबूत मजीद होगा और वो जो एक सिंपति का वोट है वो भी उनकी तरफ ही जाएगा? देखिए कितनी हैरान कुन बात है कि इतने करीब इंतखाबात आ गए हैं और अभी तक पाकिस्तान की एक बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वर्कर्स, उसके जो उम्मीदवार हैं, उन सबको अभी यही नहीं पता कि उनको बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना। आप यकीन करें कि तमाम पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज़ अगर वो ये समझ रही हैं कि हम चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतखाबात से बाहर निकाल कर और हम जीत जाएंगे और बड़ी दुनिया वाह वाह करेगी, ये उनकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को जब तक इन इलेक्शंस में शामिल नहीं किया जाएगा, इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और पूरी दुनिया, आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक मत रहिए, पूरी दुनिया आपके इंतखाबात को देख रही है। मुझे ये बताइए, यहाँ तो चंद पार्टियां बना लेंगी हुकूमत, लेकिन अगर बैरूनी दुनिया में इन इंतखाबात की और हमारी हुकूमतों की कोई क्रेडिबिलिटी नज़र ना आई और किसी ने माना ही ना इनको, तो फिर क्या फ़ायदा होगा अरबों रुपए ये लगाने का। अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद सुप्रीम कोर्ट पर जा रहा है। ओ भाई, यहाँ तो अकबर एस बाबर को जाना चाहिए। कितनी हैरान कुन बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही इन इंतखाबात को मशकूक बना रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं। खुदारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है, इस वक्त वोटर लिस्टें सामने लेके आए, अभी वोट प्रिंट होने, अभी बहुत काम होना है, अभी 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन उन्होंने करवाने हैं। और वो बिल्कुल सही बात है, 4 गाड़ियां पकड़ते हैं कि जी हम तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की हियरिंग करने जा रहे हैं। और भाई ये वक्त नहीं है इन कामों का, खुदा का वास्ता है, कौम की, अवाम की इंतखाबात के लिए कुछ सोचें। हमारे मुल्क का, अवाम का ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। मुझे बताइए, आप साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज एक बयान दिया, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि 2024 के बाद 2025 में भी कोई इंतखाबात होंगे। यानी यहाँ ये क्रेडिबिलिटी की हालत देखें कि इनको कोई मानेगा ही नहीं। और अगर यही वतीरा इन्होंने पकड़े रखा, जिस तरीके से तायद कुनंदगान और जो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, कहीं उनको जैसे मुराद सईद के रिजेक्ट हो गए। खुला मैदान है, आए इलेक्शन लड़ें और जो जीतेगा उसको सामने ले आए। जो पार्टियां इस वक्त ये समझ रही हैं कि हम चंद लोगों को इलेक्शन से बाहर निकाल कर इलेक्शन जीत लेंगी, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ना तो अवाम ने इस बात को मानना है, ना पूरी दुनिया ने इस बात को मानना है। हम अपने इंतखाबात, हम अपने मुल्क, हम अपने निज़ाम को खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि वो अदलिया कहाँ है जो ये तो पूछें कि ये जो पुलिस आके लोगों को गिरफ्तार कर रही है आरओज़ के दफ्तर के बाहर, ये क्या तमाशा है?
ये क्या हो रहा है भाई, क्यों, कौन गिरफ्तार करता है? अच्छा, पहले भी वो मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उनको किस वक्त गिरफ्तार किया जाता है? जब वो वहां कागजात नामजदगी लेकर आते हैं। भाई आखिर अदलिया का कोई तो किरदार अब सामने आना चाहिए। वो ये देखें कि खुदारा इलेक्शंस होने दें, लोगों को कागजात नामजदगी जमा करवाने दें, तायद कुनंदगान आए, मुल्क के अंदर अमनो अमान रहेगा तो फायदा होगा, तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी होगी। भाई अगर इनको कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ना हुई, राजा आमिर अवाज साहब ने बहुत सही चीजों की तरफ जो है आज इशारा किया है, तो फिर क्या फायदा है इन सारी चीजों का जो हम कर रहे हैं? वो इदारे पाकिस्तान के जिनको इलेक्शन कराना चाहिए वो पार्टी बने हुए हैं, तो आप खुद ही इसका मतलब है सारी चीजों को मशकूक कर रहे हैं। कोई भी इनको नहीं मानेगा इन इंतखाबात को, जब ये नहीं मानेंगे तो फिर क्या दोबारा इलेक्शन की तरफ कौम को लेकर जाएंगे? पहले ही रो धो के बड़ी मुश्किल से इलेक्शन की तारीख आई है, और हमारे अवाम बेचारे जो पहले ही बुद्धू बने हुए हैं इन सियासतदानों के हाथों, वो समझ रहे हैं कि शायद इंतखाबात होंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है वाक़ई साहब, बहुत सारे सवालात हैं और सबसे अहम सवाल तो ये कि अगर ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 2023 अपने इख्तिताम को है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 मुल्क की मईशत, सियासत और अदलिया सब पर भारी रहा है। हमने इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम देखा है इस साल के अंदर। अब सवाल ये है कि नए साल से 2024 से लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में, मईशत में और इन सारे मामलात में कोई इस्तेहकाम आ पाएगा भी? जनही सलमान साहब। ठीक है, सलमान साहब से बात करेंगे। राजा आमिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी भी 2024 से? क्या पाकिस्तान की मईशत में, सियासत में और ये जो इतना अदम इस्तेहकाम है ये ठीक हो पाएगा? देखिए, ये अदम इस्तेहकाम जौन सा है ना सिर्फ सियासत और मईशत की हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अदम इस्तेहकाम अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के अदारे हैं, अदलिया है, दूसरे अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेसी है, हमारे मुल्क के इन तमाम अदारों को जो है, पुलिस है, इन तमाम अदारों को अवाम की नज़र में एक ऐसा पिक्चर बना के दे रहे हैं इन अदारों की कि अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर यकीन कीजिए कि एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है कि ये अदारे जो उनसे हैं ये किसी भी तरीके से अपने जो स्पाइन है उस पे नहीं खड़े। ये किस चीज पे खड़े हैं? ये अदारे रेगुलेट कैसे हो रहे हैं? अदारा तब खड़ा होता है, इस्तेहकाम तब आता है कि जब इंडिपेंडेंट और मजबूत अदारे होंगे। तो मुझे तो 2024 में अगर ये चीज जारी रहती है तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है, जो कि बेस करता है स्ट्रक्चर किसी भी मुल्क का, उस मुल्क के अदारों पे होता है। और जब अदारों से अवाम का एतबार उठ जाएगा, जब ये चीजें सामने नजर आएंगी कि लोगों को, अदारों के पास लोग जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, अपनी मदद के लिए, लेकिन जब उन्हें ये होगा कि ये तो हमारा इस्तेहसाल करने के लिए हैं, ये अदारे तो हमें ब्लैकमेल, मैनिपुलेट और हमें दबाने के लिए हैं, और उन्हें ये नजर आएगा कि अदलिया अगर जाना है तो अदलिया में क्या रूल ऑफ लॉ वहां पे मौजूद है, या वहां पे कोई कंप्रोमाइजिंग किस्म की अदलिया है कि जो कि हालात को देख के, वो जस्टिस मुनीर मुझे याद आ जाते हैं जो कि नजरिया जरूरत को सामने रखते हैं। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वेरी, जो 2024 है बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं कि जो कि हमारा दुश्मन जो है, कम से कम वो इस वक्त इंतहाई इत्मीनान से और खुश हो रहा होगा कि जनाब देखिए पाकिस्तान एक तरह से मजाक बनता जा रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो सेन माइंड्स हैं, अब भी वक्त है कि वो इस चीज को, और खासकर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
को चाहिए कि वो इस वक्त अपना जो कहते हैं दे मस्ट पुट देयर फीट डाउन ऐसे ही और सबको वो अपने अपने बिहाफ पर अपनी आईनी डायरेक्शन दुरुस्त करने की ड्यूटीज दें। ज़रूरत है। ठीक है सलमान साहब, आपकी क्या उम्मीदें हैं 2024 से? वतन के लिए किरण, उम्मीद की किरण साबित हो पाएगा ये साल? सलमान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आसमा साहिबा, यही सवाल आपसे है कि आपकी क्या उम्मीदें हैं 2024 से? कैसा साबित होगा मुल्क की मईशत के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, सियासत के लिए ये साल? देखिए जी, उम्मीद तो अच्छे के लिए करनी चाहिए और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक तो बहुत देखिए, भूखल उम्मीदें तो हो बहुत उन हैं और गलतियों हमें के बारे में कोई भी कि चाहिए जो पहले क्यों हुई है, पिछले साल में हमसे हुई है, जो ट्रेजेडीज हमने विटनेस की हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट बेवकूफ़ हुए, बहुत कुछ ऐसा है जो हमने देखा और वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूँगी, बाकी क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से भी मेरा इंटरनेशनल जो सिनेरियोज हैं उन पे मेरी नज़र रहती है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। गजा की वॉर, गजा का कॉन्फ्लिक्ट, गजा से निकल के हमारे पड़ोस में इट इज़ रीचिंग। हमारा नेबरहुड एक बहुत टेक्निकल नेबरहुड है, एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे ईरान है, उसके दरमियान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वी कैन नॉट अफोर्ड एट दिस मोमेंट। एक्सक्यूज मी। और ये चीज़ हमारे पूरे सिस्टम को रियलाइज करनी पड़ेगी, तमाम इंस्टीट्यूशंस को रियलाइज करनी पड़ेगी, तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज को रियलाइज करनी पड़ेगी कि इन सब सिचुएशन में पाकिस्तान अगर सक्सेसफुली इससे एग्जिट करना चाहता है तो ये एक पॉलिटिकली स्टेबल इकोनॉमी करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। अभी तो हम इस चीज़ को ज़्यादा क्योंकि हम एक ग्लोबली एक आइसोलेटेड कॉर्नर में चले गए हैं, लेकिन हमने खुद भी कबूतर की तरह आंखें बंद की हैं। इसको इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल और उसके लिए जो इनिशिएटिव ज़रूरी हैं वो लेने पड़ेंगे। 2024 में चीज़ें तब्दील होंगी, अगर नहीं होंगी तो दैट विल बी ए ट्रेजेडी। तो मामला तो और ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। वागा साहब, आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद रख रहे हैं आप 2024 से? देखिए, हमें 2024 से पहले ज़रा 2023 की बात करनी चाहिए कि क्या खोया और क्या पाया। मैं यहाँ पे किसी एक इदारे से, जिसमें मैं आम सी एक बात करता हूँ कि कोई पुलिस का एक पुलिस स्टेशन, कोई एक मुहर्रर, कोई एक एसएचओ, कोई एक पटवारी, कोई एक एसी, कोई एक डीसी ठीक हुआ हो 2023 में, कोई एक हॉस्पिटल मुकम्मल हुआ हो, कहीं लोगों को सेहत की सहूलत मिली हो। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि तारीख बदलने से शायद लोगों की किस्मत बदल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। इस तरह काम नहीं बनेगा। इन गरीब पाकिस्तानियों का यही हाल रहना है 2024 में भी। पहले तो ये बताएं, क्या किसी अदालत ने, क्या किसी चीफ जस्टिस ने कोई ऐलान किया हो कि सन 2024 में हर मुकदमे की तारीख एक हफ्ते बाद शुरू होगी, हम इतने मुकदमात ख़त्म करेंगे? पुलिस ने कहा होगा हम ये कहें, रेवेन्यू वालों ने ये कहा हो, हेल्थ वालों ने कहा हमारे ये टारगेट्स हैं। किसी का कोई टारगेट नहीं है। ना किसी ने 2023 में कोई टारगेट बनाए, ना किसी ने 2024 में कोई टारगेट बनाने हैं। ये लोग इसी तरह रुल खुल के मर जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। यहाँ ऐसी कई हुकूमतें आईं, कई साल गुजर गए, कई 31 दिसंबर आए, कई न्यू ईयर आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और खुदा का वास्ता है, अगर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि जी 2024 में पाकिस्तान के पता नहीं किन, हाँ, अब हम अल्लाह से दुआ ज़रूर करेंगे साल के इख्तिताम पर कि ए रब्बुल इज़्ज़त हमारे सियासतदानों को, हमारे जजेस को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी पुलिस को, हमारे जो पूरा दूसरा निज़ाम चला रहे हैं इदारे, या अल्लाह
उनको तू रहम करने की, अवाम के ऊपर मेहरबानी करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ का वक्त है, लेकिन पूरी कौम दुआ कर रही है। सही कह रहे आप हैं कि जाके गलियों में अब देख दुआ लें, ही सड़कों की में जा देख सकती लें, है। सलमान देहात में साहब, देख आप लें, क्या देख रहे हैं कि लोगों के वाकई साथ सिर्फ क्या अब हालात दुआ हैं। ही की जा सकती है और इदारों से या सियासतदानों से या आवाम से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है? देखिए, अच्छे की उम्मीद तो हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन असल सवाल तो जो अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने उठाया है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। और इस वक्त लगता ही है कि जो 2024 में हम जा रहे हैं तो हमारी सियासत, हमारी मईशत, हमारी सिक्योरिटी जो है वो किसी जादुई अमल के साथ तो ठीक नहीं होगी। उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर एग्रेसिव रिफॉर्म्स चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, और साथ साथ फिर हमें जो है एक बड़ी मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था ना कि जब बात हो रही थी कि कमजोर हुकूमतें होंगी तो फिर किस तरह से आप इस्लाहात कर सकेंगे। हमारे पास तो इस वक्त कमजोर हुकूमतों का मॉडल आ रहा है ना सामने, और ये जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी जाहिर करता है कि यहाँ कोई कमजोर सी हुकूमत बनेगी, और जब कमजोर सी हुकूमत बनेगी तो सियासत भी कमजोर होगी और मईशत भी कमजोर होगी। अभी आपने देखा ना कि जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर है उनका एक आर्टिकल छपा है, और उस आर्टिकल की आज ट्रांसलेशन जो है बहुत से अखबारात में आई है। उसमें उन्होंने बड़े सीरियस इंडिकेशन दिए हैं कि पाकिस्तान के लिए 2024 जो है वो इतना अच्छा साल साबित नहीं होगा, और पॉलिटिकली जितनी चीजें गलत हो रही हैं उसका नुकसान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी होगा, डेमोक्रेसी को भी होगा, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जो है उस पर भी कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बात फिर वही है कि निज़ाम को, वक्त को, हालात को बदलने में वक्त ज़रूर लगता है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।